स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और उस सीरीज में ये हमारा पार्ट नंबर 66 वीडियो है। इसमें हम देखेंगे 23/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साइंस के वीडियोज़ को देखोगे तो ग्रुप डी भर्ती 2018 में आपके 25 में से 20 प्लस अंक हैं, आसानी से आ जाएंगे। तो आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है तो भाई क्विक सिल्वर है वो किसे कहा जाता है। अब देखिए क्विक सिल्वर है ना, वो एक नाम है एक तत्व का जिसको बोलते हैं आपके मरकरी या पारा। ठीक है, ये मरकरी होता है ना पारा, इसका नाम होता है आपके क्विक सिल्वर। और मैंने आपको जो प्रमुख तत्व हैं उनके सामान्य नाम क्या है, उनके क्या उपयोग हैं, उनकी एक पीडीएफ बहुत दिन पहले मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी थी, तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा। उसमें मैंने आपको जो भी तत्व है ना और जो भी यौगिक है इंपॉर्टेंट उनकी मैंने एक पीडीएफ बनाकर आपको दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो आपके सत्य है। पहला कथन ये है कि भाई 114 तत्वों में से 32 तो धातु होती हैं, शेष अधातु होती हैं, है ना। शेष क्या होती हैं? अधातु होती हैं। मैं थोड़ा सा इसको सही ओके तो आपसे पूछा है कि भाई 32 तो धातु होती हैं और शेष अधातु होती हैं, तो ये कथन सत्य है क्या? बिल्कुल गलत है। 32 धातु नहीं होती, है ना, ये आपके गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई एक अयस्क जो होती है वो एक धातु होती है, जबकि प्रत्येक धातु एक अयस्क नहीं होती। ये कथन भी आपके गलत है, क्योंकि देखिए अयस्क क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको हम जमीन से यह खोद कर निकालते हैं ताकि उसमें कुछ न कुछ आपके काम की चीज़ निकलेगी, है ना। जैसे कोई धातु निकल आए, कुछ ये आपके कुछ महंगी चीज़ निकल आए उसके अंदर से, कुछ मतलब काम की चीज़ निकल आए, उन्हें बोलते हैं अयस्क, जबकि धातु तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो दोनों क्या बोलेंगे भाई? दोनों स्टेटमेंट क्या आपके गलत हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको जब कोशिका पढ़ाई थी तब आपको बताया था भाई जब कोशिका होती है ना, तो हमारे शरीर की आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और लांबा ऊंट लांबा जो होता है उसमें भी आपके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो आपके एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। यहाँ पर आरबीसी नहीं लिखा है आपको ऑप्शन में, एरिथ्रोसाइट लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सीधा सा है कि भाई निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होंगे। अणु का मतलब परमाणु पूछा है भाई, किस में सबसे ज्यादा परमाणु होंगे। ठीक है, तो देखिए एच अणु में देखिए 3 तो ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, कितने हो गए? 5। दूसरे में देखिए 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है और 2 आपके हाइड्रोजन है, कितने हो गए? 7। ठीक है, CO2 में कितने हो गए? 3। CaOH2 में कितने हो गए भाई? देखिए 2 2 4 5 6, तो देखिए किसमें सबसे ज़्यादा है? 7, मतलब H2SO4 में सबसे अधिक अणु है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई प्रजनन जब होता है, प्रोडक्शन जब होता है, तो उस टाइम पे जो मुख्य रूप से किस चीज़ का निर्माण होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया जब जनन, आपको अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था भाई जब अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसका मुख्य काम होता है डीएनए बनाना, डीएनए की कॉपी करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई मुख्य काम होता है प्रजनन के दौरान वो है डीएनए की कॉपी बनाना। ठीक है, ये काम होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि भाई द्रव्यमान और वेग होता है, उसका गणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान अगर m है, उसका वेग v है, तो ये p बराबर किसके होता है? तो ये देखिए p बराबर mv होता है ना, मतलब ये आपके संवेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपके संवेग के बराबर होगा। ठीक है, उत्प्लावन बल आप जानते हैं, पानी के अंदर जब किसी वस्तु को डुबोते हैं तो एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है जो उसको पानी से ऊपर की ओर फेंकता है, उसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई हमारे जो घर होते हैं, उद्योग होते हैं या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो होते हैं, उनमें काम में ली गई ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा, उसको हम किस में मापते हैं, यानी कि ऊर्जा व्यय होता है उसको किस में मापते हैं। तो आपको पता होगा आप सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा और मीटर भी लगा, तो आपके यूनिट जो निकलते हैं ना विद्युत धारा के, वो यूनिट के रूप में निकलते हैं और उन्हें बोलते हैं kWh। आप बच्चे देखना आपको kWh लिखा मिलेगा, मतलब किलो वाट हावर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई किलो वाट हावर kWh। अगला जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। पूछा है कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 17 जो होती है उसका पहला तत्व है वो कौन होता है। तो मैंने आपको वर्ग संख्या 17 की याद करने की ट्रिक बताई थी, आपसे कहा था कि FClBrIAT,
ना, फिर कल बाहर आई आंटी, ये ट्रिक आपको बताई थी। और भाई आपसे पूछा कि पहला कौन सा, तो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो पीरियड टेबल वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड टेबल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको पता है ये क्वेश्चन पता नहीं कम से कम 50 बार रिपीट हो चुका है अब तक 65 वीडियोस के अंदर, और ये आपको रट गया होगा एक तरीके से। तो ये आपके विभवांतर की परिभाषा से होता है भाई, विभवांतर होता है किया गया कार्य बटे आवेश। क्या होता है? किया गया कार्य बटे आवेश। अब देखिए कार्य आपसे पूछा तो कार्य क्या हो जाएगा, विभव विभवांतर इंटू आवेश, यानी कि कार्य हो जाएगा W बराबर VQ। तो भाई V का मान आपको दे रखा है 17, Q का मान दे रखा है 5, तो आंसर आ जाएगा 85 जूल। क्या आ जाएगा? 85 जूल है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो गाइस CaOCl2 को सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग आपके जो कपड़े होते हैं, कपड़े, ठीक है, उनमें आपके रंग उड़ाने में किया जाता है, ठीक है, रंग होता है ना उसको कलरलेस करने में आपका CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण इसको बोला जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई सिलिकॉन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो जो आपका जो भी यौगिक बनता है उसमें कितने परमाणु होते हैं टोटल, ठीक है। तो देखिए आपका सिलिकॉन और हाइड्रोजन जब बनता है ना तो वो आपके 7 या 8 होम में बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन जो होता है ना वो Si, ठीक है, SiH7 SiS6 इस फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पर देखिए 6 इसके एक 7 इसके एक 8, मतलब 7 या 8 आपके बनते हैं हमेशा, ठीक है, 7 या 8 आपके टोटल परमाणु होते हैं जो आपके यौगिक बनता है उसके अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई प्रत्यावर्ती धारा है उसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए हमारी जो विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्थैतिक, वो आपके स्थैतिक, और गतिज। और गतिज जो होती है ना उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, AC और DC, है ना। तो आपके ये बात हो रहा है AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और इसका आविष्कार माना जाता है भाई निकोला टेस्ला था, इन्होंने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान कितना होता है। तो देखिए आपने सूत्र देखा था, है ना, सूत्र आपने देखा होगा, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका सूत्र होता है F समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। आपने देखा होगा ना, ये होता है। तो इसको जब हल करते हैं तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r² आता है ना, तो ये आपका G होता है ना, G, इसी को ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। और इसका मान होता है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। मैं दोबारा लिखता हूँ 6.67 10 की पावर -11, है ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो इसका मान होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई 50 किलो का एक लड़का है जो 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है कि भाई इसकी जो शक्ति है वो आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है कार्य करने की दर, यानी कि P बराबर W/T। अब आप देखिए W क्या होता है? जब कोई किसी वस्तु की स्थिति में चेंज होता है ना तो जो किया गया कार्य होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब mgh के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा mgh/T। तो देख m का मान आपको दे रखा है 50, g आपको दे रखा है भाई 10, नहीं दे रखा तभी मान लेंगे, और h का मतलब हाइट, देखिए 40 सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है, तो 15/100 लिख दिया। और टाइम लगाना है, टाइम दे रखा है भाई आपको 9 सेकंड। तो देखिए अब आपको इसको हल करना है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब आपको इसको हल कर लेना है, ठीक है, इसको आप 3 से काटेंगे, ये 5, ठीक है, तो 250/3 आप इसको हल कर लीजिएगा, जो भी आंसर है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था। तो देखिए आपको ऑप्शन में कहीं भी वो आपको डॉल्टन है वो नहीं मिल रहा, ना ही आपका थॉमसन मिल रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले दिया था, लेकिन आपको ऑप्शन में है ही नहीं। तो उसके बाद आया था रदरफोर्ड, ठीक है, देखिए सबसे पहले थॉमसन आया था, जे थॉमसन, फिर आपका आया था
या डॉल्टन आपका, उसके बाद में आया था आपका रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद में आया था नील्स बोर। तो इसमें ऑप्शन में आपके डॉल्टन के बारे में नहीं दे रखा, ना ही थॉमसन के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा भाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, उन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था और उनके माध्यम से उन्होंने अपने निष्कर्ष बताए थे। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सा भाग है वो मानव के आहार नली का एक हिस्सा नहीं होता। यानी कि हमारी जो आहार नली होती है ना, वो 7-8 आपके भागों से मिलकर बनी होती है। आपको बताना है कौन सा नहीं होता। मैं आपको जो होता ऑप्शन भी दिखाता हूँ। देखिए, तो देखिए हमारी जो आहार नली होती है ना, वो मुख से शुरू होकर आपके मुंह से आपके शुरू होती है, मुंह के बाद आपका मुंह में जाती है, मुंह के बाद आपके आमाशय आती है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपके मलाशय तक जाती है। तो आपने देखा होगा कि भाई कभी भी इसके अंदर ये वायु कोशिका नहीं पाई जाती है, एयर सेल नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई आहार नली के अंदर वायु कोशिका यानी कि एयर सेल है वो नहीं पाई जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कथन दे रखे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। आपको बताना है कि भाई कौन सा कथन है निम्न में से सत्य है। देखिए पहला जो आपको दे रखा है स्टेटमेंट वो दे रखा है कि भाई एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों में परमाणु संख्या समान होती है। बिल्कुल सत्य है। ये आपके द्रव्यमान संरक्षण के रूल के अनुसार है कि भाई कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की आपकी संख्या होती है समान होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद में किसी अवयव की परमाणु संख्या समान नहीं होती। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सत्य है। दोनों स्टेटमेंट ये आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन से समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। तो मैंने आपको एक दिन क्लियर कर दिया था भाई कौन कौन से समीकरण कौन कौन के बीच संबंध को दर्शाता है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है फिर से हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए ये किस किस के बीच आ रहा है सर, दोनों जगह वेग आ रहा है, इधर टी आ रहा है, तो ये आएगा वेग और समय के बीच। किसके बीच? पहला समीकरण है वेग और समय के बीच संबंध है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2at²। s का मतलब दूरी, और दूरी किसको प्रदर्शित करती है भाई? स्थिति को। तो ये आपके हो गया स्थिति, और देखिए 2 बार टाइम आया तो टाइम यानी कि स्थिति और आपके समय के बीच दर्शाता है। ठीक है, तीसरा समीकरण तो आपका गति का है नहीं। चौथा देखिए, चौथे में समय आपके एस आ रहा है मतलब दूरी आ रही है मतलब स्थिति, और 2 जगह वेग आ रहा है तो स्थिति और वेग। तो आपसे ये पूछो भाई स्थिति और वेग के बीच कौन सा संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपके सोडियम के 69 ग्राम में 3 मोल घुले हुए हैं या 3 मोल हैं। सोडियम के 69 ग्राम में 3 मोल हैं। तो आप सोचिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए जो मोल निकालने का सूत्र होता है ना, मोल निकालने का सूत्र होता है वो ये होता है कि ग्राम में भार बटे अणुभार। क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार, यह आपका होता है। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि भाई मोल है उनकी संख्या है 3। ठीक है, और आपका ग्राम में भार 69 दे रखा है, आपसे अणुभार पूछा है। तो देखिए अणुभार निकल आएगा 69 अपॉन आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा? 23 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प है वो विकल्प वाला माध्यम सबसे सघन है। अब देखिए गाइस सघन और विरल का जो पता लगता है ना वो आपके लगता है इनके रेफ्रेसिव इंडेक्स से यानी कि अपवर्तनांक से, इनके माध्यम से पता लगता है। तो देखिए हवा होता है उसका 1.0003 होता है, हवा जो होती है उसका वो पानी होता है उसका 1.33 होता है, इसका भी आपके 1 पॉइंट कुछ होता है। हीरा जो होता है इसका 2.42 होता है, और हीरा होता है ना इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, यानी कि ये सबसे आपके भारी माध्यम होता है। तो हीरा है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई हीरा सबसे सघन माध्यम होता है, और आपकी जो निर्वात होती है वो आपके सबसे विरल माध्यम होता है। डेंस माध्यम सबसे ज़्यादा पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा डायमंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चालक समान गति से चलते हुए एक कार को चलाता है, यदि वह 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। गति का मतलब स्पीड। अब आप जानते हैं स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या? डिस्टेंस बटे टाइम। तो देखिए डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस है आपका 288 और टाइम है 60 सेकेंड, बस भाग दे लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन है भाई, एक प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि आपके की सतह से टकरा कर वापस आती है ना। मान लीजिए आपके ये कोई दीवार है, ये कोई मकान बन रहा है, आप यहाँ पे हैं और यहाँ कोई डीजे बज रहा है, तो ये डीजे इस मकान के ऊपर जाएगा, यहाँ इसकी ध्वनि टकराएगी और आपके कानों तक आएगी, तो इसको ही बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो देखिए ये आपसे पूछा कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए जो स्रोत होता है, मतलब डीजे और परावर्तक यानी कि मकान, उससे उनके बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो भाई कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो आपके होनी चाहिए 17 मीटर की, यानी आपके और यानी कि स्रोत यानी कि आप सुनने वाले और आप परावर्तक यानी जो मकान है उससे आपकी मीटर जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर की मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप जो वो प्रतिध्वनि है उसको आप एक तरीके से स्पष्ट तरीके से सुन सकते हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई टेरिडोफाइटा जो तो है उनके समूह में क्या नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको बताया टेरिडोफाइटा जब पढ़ाया था, आपको बताया था भाई टेरिडोफाइटा होता है उसमें जो इनका शरीर होता है वो पूर्णतः विभेदित होता है। किस किस में? जड़, तना और पत्ती में। ठीक है, आपका जड़, तना और पत्ती इनके रूप में आपका टेरिडोफाइटा होता है, उसका शरीर विभाजित होता है, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स। लेकिन फूल होता है, फूल है उनमें आपका नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, भाई फूल है वो इसमें नहीं पाया जाता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है ना, उसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु को h ऊंचाई पर उठाया जाता है, अगर उसका द्रव्यमान m है ना, और गुरुत्वाकर्षण त्वरण g लग रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध उठाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है U बराबर mgh। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर mgh। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई उस वाहिनी का नाम बताइए। वाहिनी का मतलब एक तरीके से ऐसी नली जो लेकर जाती है, यानी कि वह नली का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है, टेस्टिस से निकलती है और स्पर्म को लेकर बाहर निकलती है शरीर से। तो आपको पता होगा उस नली को बोलते हैं शुक्र वाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका बोलते हैं, उसको वीनस बोलते हैं। मूत्र वाहिका मूत्र को लेकर आती है। अधिवृषण क्या होते हैं? अधिवृषण आपके जो वृषण होते हैं ना उनके बाहरी जो आवरण पाया जाता है उसको अधिवृषण बोलते हैं। मूत्राशय वह क्षेत्र होता है जहां पर आपका मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 66 वीडियो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए रेलवे की पाठशाला या ग्रुप, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ मिल जाते हैं, PDF आपको मिल जाती है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।